सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग जो है झारखंड आंदोलन के अंतर्गत झारखंड के आंदोलन एवं राज्य गठन इसको देख लेते हैं। और यह जो है झारखंड आंदोलन के अंतर्गत लास्ट सेक्शन है। इसके बाद जो है हम लोग दूसरे सेक्शन में घुसेंगे, झारखंड आंदोलन आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के आंदोलन एवं राज्य गठन। और इसे मैं इस तरह से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को जो है बहुत ही ईजी यह लगेगा। अभी तक आप जो भी पढ़े होंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैं सारे डाउट को क्लियर करूँगा। आपके जितने भी डाउट हैं सभी को एकदम सिंपल वे में क्लियर करूँगा। आपको कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं। तो झारखंड आंदोलन के अंतर्गत हम लोग पहले देख लेते हैं कि झारखंड का जो गठन हुआ वो यह जो झारखंड पृथक झारखंड हुआ इसकी मांग सबसे पहले कहाँ पे की गई। तो पृथक झारखंड की सर्वप्रथम मांग जो है ढाका विद्यार्थी परिषद सभा में किया गया। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पृथक झारखंड की सर्वप्रथम मांग जो है सबसे पहली मांग जो है कहाँ की गई, ढाका विद्यार्थी परिषद सभा में की गई। यह लाइन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप लोग जो है नोट डाउन करें कि पृथक झारखंड, मैं यहां बोल रहा हूं पृथक झारखंड की सर्वप्रथम मांग कहां की गई, तो ढाका विद्यार्थी परिषद सभा में की गई। यह ढाका में था। और ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा रांची में भी स्थापित की गई और यह शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में जो है विकसित हुआ। यही जो ढाका विद्यार्थी परिषद सभा है इसका एक ब्रांच जो है रांची में, कहाँ पे, तो रांची में स्थापित किया गया। ये ढाका विद्यार्थी परिषद जो है ना इसका एक शाखा यानी कि ब्रांच जो है रांची में स्थापित किया गया और यही ब्रांच आगे चलकर जो है झारखंड पार्टी में जो है परिवर्तित हो गया। और यह जो रांची में इसकी एक शाखा स्थापित हुई उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं। बस यहाँ पे यह समझिए कि सबसे पहले जो है पृथक झारखंड की मांग जो है कहाँ की गई, ढाका विद्यार्थी परिषद सभा में की गई और इसी की एक शाखा यानी ब्रांच जो है रांची में स्थापित की गई और यही ब्रांच आगे चलकर जो है झारखंड पार्टी के रूप में जो है परिवर्तित हो गया। चलिए अब यहाँ पर जो शाखा स्थापित हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1912 डेट आप लोग याद रखिएगा। 1912 में जो है चाईबासा के एक निवासी हैं जे बार्थोलमन, यह नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। यह जो जे बार्थोलमन है ये कहाँ के हैं, चाईबासा के हैं और यह जो है ढाका के विद्यार्थी परिषद की सभा में शामिल हुए थे। यह जहाँ पे पृथक झारखंड की मांग रखी गई ना, एक सभा हुई थी, उसी सभा में चाईबासा के निवासी जे बार्थोलमन भी शामिल हुए थे। और वह जब यहाँ वापस आए और यहाँ वापस आने के बाद रांची में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक संस्था स्थापित किए और यही संस्था जो है ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा है। ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई, तो जे बार्थोलमन के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है। यह जो जे बार्थोलमन है यह कहाँ पे गए थे, ढाका विद्यार्थी परिषद सभा में शामिल होने के लिए ढाका गए थे और वहाँ से जब यह रांची वापस आए तो यहाँ पे जब ये चाईबासा वापस आए तो चाईबासा वापस आने के बाद फिर यह इन्होंने रांची में जो है क्या किया, ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा स्थापित की जिसका नाम क्या रहा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्य काम था कि जितने भी गरीब ईसाई विद्यार्थी है उनके लिए धन इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ों को मैंने नोट्स में अच्छी तरह से लिखा है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप यहाँ पे समझिए मैं क्या बता रहा हूँ कि 1912 में चाईबासा के एक निवासी हैं जे बार्थोलमन, उन्होंने ढाका विद्यार्थी परिषद सभा में शामिल हुए, इसका जो सम्मेलन हुआ और वहां से जब वापस आए तो ये रांची में जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संस्था स्थापित किए जो कि ढाका विद्यार्थी परिषद का ही एक शाखा है और यह जो है गरीब ईसाई विद्यार्थियों के लिए धन इकट्ठा का कार्य कर रहा था। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो विद्यार्थी परिषद है या नहीं तो ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एक कंडीशन था कि जब तक कोई आदमी स्टूडेंट है
या जॉबलेस है तब तक ही इसमें वह शामिल होगा, यानी उसे नौकरी नहीं है तब तक ही इसमें शामिल होगा, तब तक वो विद्यार्थी है। और जैसे ही उस व्यक्ति की नौकरी लग जाएगी तो उसे जो है इस सभा से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि जे बार्थोलोमेव के साथ ऐसा हुआ है, आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये संस्था क्या कर रही है, जो भी गरीब ईसाई विद्यार्थी हैं उनके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी के लिए इस संस्था द्वारा जो है 1912 में एसपी इंस्टीट्यूट, रांची में एसपी इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे, रांची में एसपी इंस्टीट्यूट में जो है अली बाबा और 40 चोर, याद रखिएगा, अली बाबा और 40 चोर नाटक का मंचन किया गया ये धन इकट्ठा करने के लिए। और यह जब इस नाटक का मंचन किए तो इसमें इन्हें शुद्ध जो है 90 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं, अब आया 1915 का समय। इस समय जो है ये जो बार्थोलोमेव थे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया, बीए पास कर लिया, और जब उन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया तो उनकी नौकरी जो है संत पॉल स्कूल में एक शिक्षक के रूप में हो गई। ये जो बार्थोलोमेव है 1915 में इन्हें जो है संत पॉल स्कूल के शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली, जिसके चलते इन्हें जो है संस्था से क्या कर दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया। मैंने अभी तुरंत बताया कि किसी की अगर नौकरी लग जाती है तो उसे जो है संस्था से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अब इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। अब जब ये बहिष्कृत हो गए तब यहां से क्या हुआ, 1915 में ही यह जो संगठन है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसे जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि यही क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर क्या हुआ, छोटा नागपुर उन्नति समाज में परिवर्तित हो गया। और देखिए मैं हर एक को एक दूसरे से यहाँ लिंक करूँगा, जितने भी यहाँ पे समितियाँ हैं उन सभी को मैं एक दूसरे से लिंक करूंगा। जैसे देखिए क्या हुआ, ढाका विद्यार्थी परिषद जो है किससे लिंक हुआ, उसकी एक शाखा है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, और यही आगे चलकर जो है क्या बन गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज बन गया। अब हर एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने ढाका विद्यार्थी परिषद के बारे में देख लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लिया। अब जब यह चेंज हुआ छोटा नागपुर उन्नति समाज में, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज पर, अब इसके बारे में देखते हैं। तो यह जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है अभी तक जैसे क्रिएट नहीं हुआ था, अभी तक जो है क्या था, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से क्या हुआ, इनके जो संस्थापक थे बार्थोलोमेव, उसे जो है बहिष्कृत कर दिया गया। तभी जो है 1915 में ही जो है एंग्लिकन मिशन के जो है बिशप कैनेडी ने एक सजेशन दिया, एक सलाह दिया कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाए, और इन्हीं की बात को माना गया। और जो है ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था इसका नाम परिवर्तित कर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि किनके सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित कर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया, तो वो थे बिशप कैनेडी थे, ठीक है। कौन थे, बिशप कैनेडी, ये नाम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी जो है उनकी सलाह पर इसका नाम परिवर्तित किया गया। अब जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के कुछ प्रमुख नेता हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है जूलियस लकड़ा, पॉल दयाल, बंदी उड़ाव और ठेबले उड़ाव, और इनमें सबसे सर्वप्रमुख है जूलियस लकड़ा। इसे आप लोग याद रखिएगा, जब भी प्रश्न बनेगा कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के सर्वप्रमुख नेता कौन थे, तो जूलियस लकड़ा थे। ये सारे नेता हैं मगर सबसे सर्वप्रमुख जो है वह है जूलियस लकड़ा है। और यह जो उन्नति समाज बना इसका प्रमुख उद्देश्य था छोटा नागपुर में सुधारात्मक कार्यक्रम को लागू करना। ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, छोटा नागपुर में सुधारात्मक कार्यक्रम को लागू करना और साथ ही साथ जनजातियों के अस्तित्व की रक्षा करना। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था इस समाज का। अब आगे बढ़ते हैं। यह झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था तथा इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। तो यह भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके सदस्य क्या होंगे, केवल आदिवासी होंगे। यह जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है इसके सारे सदस्य केवल आदिवासी होंगे। और यह जो है झारखंड का प्रथम, याद रखिएगा, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है जिसमें क्या होगा, सदस्य केवल आदिवासी होंगे। क्योंकि इसके बाद और भी
समितियां आई, जैसे कि किसान सभा आया, उसमें भी यही कंडीशन था कि सभी जो है केवल क्या होंगे, आदिवासी ही मेंबर होंगे। लेकिन उसमें से प्रथम कौन है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, जिन्होंने क्या कंडीशन रखा कि सदस्य क्या होंगे, केवल आदिवासी होंगे। प्रथम है यह संगठन। 1915 में इस संस्था द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न बनेगा किस समिति द्वारा या किस संस्था द्वारा जो है मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो कौन सा संगठन था, छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन था, उसी के द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इस संगठन द्वारा 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की गई, लेकिन ये जो कमीशन है, साइमन कमीशन, इस मांग को अस्वीकृत कर दिए। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि किस समिति ने, किस संगठन ने साइमन कमीशन के पास प्रशासनिक इकाई की गठन की मांग की थी, एक नए या एक पृथक प्रशासनिक इकाई की गठन की मांग की थी, तो वो कौन था, छोटा नागपुर उन्नति समाज। मैं फिर से प्रश्न को दोहरा दे रहा हूं, प्रश्न बन सकता है वो कौन सा संगठन है, वो कौन सी समिति है जिसने साइमन कमीशन के समक्ष जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की, तो वह है छोटा नागपुर उन्नति समाज है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइमन कमीशन के पास इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अब ठेबले और अब क्या होता है आगे चलकर, ये जो यहाँ पे नेता हैं जूलियस लकड़ा, पॉल दयाल, बंदी उरांव, ठेबले उरांव, इनके बीच में मतभेद हो जाता है, जिसके कारण ठेबले उरांव और पॉल दयाल जो है उन्नति समाज से अलग हो जाते हैं। यह जो उन्नति समाज है इससे ठेबले उरांव और पॉल दयाल अलग हो गए और इन्होंने मिलकर जो है किसानों की एक अलग पार्टी का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था, किसान सभा। अभी तक जो है ये जो उन्नति समाज है इसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही शामिल थे, शहरी लोग ही शामिल थे, गांव से इसका कोई भी जो है लिंक नहीं था, जुड़ाव नहीं था। इसीलिए ठेबले उरांव और पॉल दयाल अलग होके जो है किसानों के लिए एक अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम क्या पड़ा, किसान सभा। अब आगे हम लोग जो है किसान सभा के बारे में पढ़ेंगे। हर एक को देखिए मैंने लिंक किया है एक दूसरे से, जैसे ढाका विद्यार्थी परिषद, उससे लिंक हुआ, उसकी एक शाखा क्या बनी, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर यही आगे चलकर जो है क्या बना, छोटा नागपुर उन्नति समाज बना, और यही इसी से जो है इसके कुछ मेंबर अलग होकर किसान सभा का निर्माण कर रहे हैं। कौन कौन, ठेबले उरांव और पॉल दयाल। ठीक है, तो आगे हम लोग किसान सभा पढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे हम लोग जो है जितने भी संगठन बने एक एक करके सभी को देख लेते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने उन्नति समाज को देखा, अब उसी से जो है किसान सभा बना है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई, या जो किसान सभा है इसकी स्थापना जो हुई कब हुई, 1930 में हुई है। और इसके प्रथम अध्यक्ष, मैं बोल रहा हूँ प्रथम अध्यक्ष जो है ठेबले उरांव बने, और साथ ही साथ प्रथम सचिव जो है इसके पॉल दयाल बने। तो यह सब नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसे नोट डाउन करें और याद भी रखें। ये जो किसान सभा बना उन्नति समाज से अलग होकर, उसकी स्थापना कब हुई, 1930 में ही हुई है, 1930 में हुई है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वह है ठेबले उरांव, और प्रथम सचिव जो इसके बने वह है पॉल दयाल। और यह जो किसान सभा बना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह मुख्यतः किस लिए बना था, क्योंकि उन्नति समाज में अभी तक क्या थे, सभी जो है पढ़े लिखे लोग थे, शहरी लोग थे, अभी तक ग्रामीण लोग उसमें जुड़े हुए नहीं थे, ग्रामीण लोग का लगाव उससे नहीं हुआ था। इसीलिए किसान सभा का निर्माण किया गया। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो जमींदारी प्रथा का विरोध करना। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, जमींदारी प्रथा का विरोध करना तथा कृषकों को शोषण के विरुद्ध जागरूक करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था किसान सभा का। तो किसान सभा से रिलेटेड इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1930 में किया गया। किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ठेबले उरांव थे। किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे, तो पॉल दयाल थे। या किसान सभा का मुख्य उद्देश्य, निम्न में से मुख्य उद्देश्य क्या था, 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपका जवाब होगा जमींदारी प्रथा का विरोध करना, या नहीं तो कृषकों को शोषण के विरुद्ध जागरूक करना, यह आपका जवाब होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा।
अब यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जैसे उन्नति समाज था और किसान सभा था, इसमें सिर्फ आदिवासी लोग ही शामिल हो सकते थे। इसी से इसमें जो है क्रिश्चियन जो है शामिल नहीं थे। इसी के चलते जो है क्रिश्चियन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, क्योंकि किसान सभा और उन्नति सभा में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए इन्होंने एक पृथक संगठन बना लिया, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। और इसका गठन किस वर्ष किया गया, यानी इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1933 में की गई। 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। यह डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस सबसे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1930 में किया गया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1933 में किया गया, 1933 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वह है बोनीफेस लकड़ा। तो यह सब नाम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो बोनीफेस लकड़ा है। फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन है, तो इग्नेस बेक। और ये जो इग्नेस बेक है, इनका रोल आगे बहुत सारा आपको मिलेगा, आगे मैं बताऊंगा। इसे याद रखिएगा कि प्रथम महासचिव कौन है कैथोलिक सभा के, तो इग्नेस बेक है। और यह संगठन क्रिश्चियन जनजातियों द्वारा स्थापित किया गया था। अभी तुरंत मैंने बताया, क्योंकि किसान सभा और उन्नति समाज में जो है इन्हें शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए क्रिश्चियन जनजातियों द्वारा इसे स्थापित किया गया तथा आर्च बिशप सैबरीन की प्रेरणा से यह गठित किया गया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि कैथोलिक सभा का गठन किनकी प्रेरणा से की गई या किनकी सलाह से की गई, तो आर्च बिशप सैबरीन के सलाह पर इसे गठित किया गया। यह जो कैथोलिक सभा है, इसे किसके सलाह पर या किसकी प्रेरणा से गठित किया गया, आर्च बिशप सैबरीन। यह नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इनकी प्रेरणा या इनकी सलाह से जो है कैथोलिक सभा का गठन किया गया। और यह जो कैथोलिक सभा है, इसका मुख्य उद्देश्य भी हम लोग देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कैथोलिक जनजातियों के हितों की संरक्षण करना या संरक्षा करना। ठीक है, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि यहाँ के जितने भी कैथोलिक जनजाति हैं उनके हितों की जो है सुरक्षा की जाए, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस संगठन का, ये जो कैथोलिक सभा है, इसका जो प्रधान कार्यालय था वह था रांची। कैथोलिक सभा का प्रधान कार्यालय कहाँ था, रांची में था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनावों में इस संगठन ने भाग लिया। यह जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है, इन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है चुनावों में भाग लिया। और इनके दो प्रतिनिधि जो खड़े हुए थे वे विजयी हुए और उन्हें नियुक्त किया गया। देखिए, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनावों में इस संगठन ने भाग लिया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि कैथोलिक सभा किस अधिनियम के तहत चुनावों में भाग लिया, या यह संगठन किस अधिनियम के तहत चुनाव में भाग लिया, तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और इसमें इनके दो प्रतिनिधि जो है विजयी हुए। ठीक है, और कैथोलिक सभा के इग्नेस बेक 1936 से 1940 तक जो है रांची के प्रतिनिधि रहे। ये जो इग्नेस बेक है प्रथम महासचिव, यह जो है रांची के प्रतिनिधि रहे। कब से कब, 1936 से 1940 तक। और 1935 के प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के अनुसार, देखिए अभी एक घटना घटती है जिससे इनमें उथल पुथल मचेगा। 1935 में जो है 1935 में प्रांतीय स्वायत्त अधिनियम के अनुसार जो है 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद जो है बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ये जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल है, इसका गठन किया गया। कब किया गया, तो 1935 के प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के अनुसार 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। गठन तो हो गया, लेकिन छोटा नागपुर संथाल परगना के किसी भी कांग्रेसी नेता को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये जो बिहार मंत्रिमंडल है, इसमें ये जो बिहार का कांग्रेसी मंत्रिमंडल है, इसमें किसी भी छोटा नागपुर संथाल परगना के कांग्रेसी नेता को शामिल नहीं किया गया, जिससे इनमें रोष उत्पन्न हुआ। और उसके बाद की घटना देखते हैं। इसी समय क्या हुआ, विभिन्न ईसाई संगठनों ने मिलजुल कर जो है नगर पालिका का चुनाव लड़ा और उसमें आसानी से जो है
जीत हासिल कर ली। यहाँ पे घटना घटी कि बिहार में जो है कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसे आप लोग देखिएगा, बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया और यहाँ के यानी कि छोटा नागपुर संथाल परगना के किसी भी कांग्रेसी नेता को इसमें शामिल नहीं किया गया। और उसी समय जो है विभिन्न ईसाई संस्थानों ने मिलजुल कर जो है रांची का नगर पालिका चुनाव आसानी से जीत लिया। अब इसी से प्रेरित होकर, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे यानी विभिन्न ईसाई संस्थानों ने, एक नहीं 4-5 मिलकर जो है रांची का नगर पालिका चुनाव जीता। 4-5 जो है ईसाई संस्थान जो है मिलकर जो है रांची का नगर पालिका चुनाव जीता। और इसी से प्रेरित होकर और इग्नेस बेग के जो है प्रयासों से उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा जो है एकजुट हो गए। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये चुनाव नगर पालिका चुनाव में जब ये लोग सफल हुए तब इग्नेस बेग के जो है प्रयासों से और इनके जीत से प्रेरित होकर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा ने एक मजबूत एवं अस्थायी पार्टी का निर्माण किया और इसे छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का नाम दिया। अब इन्होंने अपना एक अलग संगठन बना लिया, सभी को मिलाकर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा तीनों को मिलाकर जो है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन कर दिया। और किसके प्रयासों से? तो इग्नेस बेग के प्रयासों से। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, किसान सभा को देखा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को देखा और इसका विघटन भी हम लोगों ने देखा कि ये जो है जैसे उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है एक में विघटित हो गए और बन गए क्या? छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, यहाँ पे पहले मैं इसके जो है अध्यक्ष सब के बारे में बता देता हूँ, गठन के बारे में बता देता हूँ। तो यह जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1938 में हुई। यह जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा बना, इसकी स्थापना 1938 में हुई। और किसके विघटन से बना था यह? उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा के विघटन से बना था यह। यानी तीनों मिल गए और एक अस्थाई पार्टी का निर्माण किए जिसका नाम क्या पड़ा? छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। और यही जो है आगे चलकर ये जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा है ना, मैं बताऊंगा आगे चलकर इसका नाम परिवर्तित हुआ और बन गया क्या? यह आदिवासी महासभा आगे जाके। अब यह जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा है, इसका गठन कब हुआ? तो 1938 में हुआ और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वह कौन है? थियोडोर सुरीन है। तो यह सब प्रश्न बनता है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडोर सुरीन थे। फिर छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो वह थे पॉल दयाल थे। यहाँ पे देखिए पॉल दयाल है ना, किसान सभा के सचिव जो थे पॉल दयाल, वह यहाँ भी प्रथम सचिव बने पॉल दयाल। ये जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा बना, यहाँ पे भी यह प्रथम सचिव बने पॉल दयाल। और एक प्रथम उपाध्यक्ष बने जो कि है बंदी राय राम उरांव। यानी कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन बने? थियोडोर सुरीन बने। फिर इसके प्रथम सचिव कौन बने? पॉल दयाल बने। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? बंदीराम उरांव बने। अब जो है हम लोग ये जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड के गठन में इसी का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि यही आगे जाके और भी जो है इससे जो है अलग अलग संगठन बनेंगे। तो ये सब हम इसी को देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के स्थापना को देख लिया, अध्यक्ष को देख लिया, सचिव को देख लिया, उपाध्यक्ष को देख लिया। अब उससे जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा है, इसका जो है 1939 याद रखिएगा यह डेट, 1939 में इसका नाम परिवर्तित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया तथा जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन में शामिल हुए तभी। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब मैं बता रहा था इसके गठन के बारे में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, तो मैंने बताया था कि इसका नाम आगे चलकर परिवर्तित हो गया। तो कब हुआ? 1939 में परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होकर क्या हुआ? आदिवासी महासभा बन गया। यानी कि छोटा नागपुर हट गया और आदिवासी महासभा रह गया। ठीक है, और इसी समय जो है जयपाल सिंह मुंडा जो है इससे जुड़े झारखंड आंदोलन से। जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में
20-21 जनवरी 1939 में रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। याद रखिएगा, यानी जनवरी 1939 में रांची में जो है आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। किसके अध्यक्षता में? तो जयपाल सिंह मुंडा के अध्यक्षता में। और इसी अधिवेशन में, यह जो दूसरा अधिवेशन रांची में है, इसी अधिवेशन में आदिवासियों द्वारा, यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मड़ंग गोमके यानी कि बड़े गुरुजी की उपाधि प्रदान की गई या दी गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप लोग इसे वीवीआई करके नोट डाउन करें कि जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में जनवरी 1939 में रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। और इसी अधिवेशन में आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को, किसको? तो जयपाल सिंह मुंडा को मरण गोमके यानी कि बड़े गुरुजी का उपाधि प्रदान किया गया। यह प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न बने हैं कि जयपाल सिंह मुंडा को मरण गोमके की उपाधि किनके द्वारा दी गई? तो झारखंड के आदिवासियों द्वारा दी गई। जयपाल सिंह मुंडा को मरण गोमके की उपाधि आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में प्रदान की गई? तो दूसरे अधिवेशन में, रांची यानी कि आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन जो कि रांची में आयोजित हुआ था, उसी में इन्हें जो है मरण गोमके का उपाधि प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो आदिवासियों द्वारा। और ये जो दूसरा अधिवेशन है, आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन है जिसमें इन्हें मरण गोमके का उपाधि मिला, इसमें स्वागत समिति के जो अध्यक्ष हैं, इससे भी प्रश्न आता है, स्वागत समिति के अध्यक्ष जो है वह है सैमुअल पूर्ति है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि जयपाल सिंह मुंडा को मरण गोमके की उपाधि जिस अधिवेशन में दी गई उसके स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो और आंसर होगा, आप लोगों का जवाब होगा सैमुअल पूर्ति। ठीक है, तो यह जो अधिवेशन आयोजित हुआ उसके स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन है? सैमुअल पूर्ति। और इसी सम्मेलन में प्रथम बार, मैं बोल रहा हूं प्रथम बार, पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। यह जो दूसरा अधिवेशन है आदिवासी महासभा का जो कि रांची में हुआ, इसी में प्रथम बार जो है पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। और इस प्रस्ताव के आधार पर एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वे हैं देवकी नंदन सिंह। और इस समिति का कार्य क्या था? तो इस समिति का कार्य था कि आंदोलन के लिए उपयुक्त उपायों का जो है सुझाव देना। यह जो समिति बनाया गया इसका कार्य था कि आंदोलन के लिए उपयुक्त उपायों का जो है सुझाव देना। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? देवकी नंदन सिंह है। जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1939 में, यह भी डेट आप लोग याद रखिएगा, जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1939 में जिला बोर्ड चुनाव में जो है महासभा, ये जो आदिवासी महासभा है इसके द्वारा जीत हासिल की गई। सेबू में जो है 25 में से 22 सीटों पे इन्होंने जीत हासिल की। फिर रांची में जो है 25 में से 16 सीटों पे इन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की। और इसी जीत की खुशी में जो है जूलियस तिग्गा है, उन्होंने नील रंगभूमि से और बिहारी बंदर नाचो शीर्षक के 2 लेख लिखे। किसमें? तो आदिवासी पत्रिका में। जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1939 में जिला बोर्ड चुनाव में आदिवासी महासभा ने जीत हासिल की। सीबू में 25 में से 22, रांची में 25 में से 16 सीटों पे इन्होंने जीत हासिल की। और यही जीत की खुशी में जूलियस तिग्गा ने 2 जो है शीर्षक, यानी 2 शीर्षक में लेख लिखे। एक है नील रंगभूमि से और दूसरा है बिहारी बंदर नाचो। यह शीर्षक है, यानी कि इस शीर्षक पे 2 लेख लिखे और आदिवासी पत्रिका में इसे छपवाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1939 में राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा, याद रखिएगा, राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा में पृथक प्रांत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि बिहार विधानसभा में पृथक प्रांत का प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका जवाब होगा राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा, या नहीं तो सतीश चंद्र सिन्हा भी
आपके ऑप्शन में हो सकता है। तो फिर मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 1939 में राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा में पृथक प्रांत के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन तत्कालीन बिहार के जो है प्रधानमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। प्रस्ताव तो राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा ने प्रस्तुत कर दिया पृथक प्रांत के लिए, लेकिन बिहार के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे डॉक्टर कृष्ण सिंह, उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। और मैं यहाँ पे बिहार के प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ। 1937 से 1947 तक बिहार में जो है मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, यानी मुख्यमंत्री का पोस्ट प्रधानमंत्री का था और यानी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, और उन्होंने ही इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। और सरकार द्वारा जो है, यहाँ तो प्रस्ताव को अस्वीकृत कर ही दिया, तथा सरकार द्वारा जो है इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए गैर आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना की। तो यह आप लोग नोट डाउन कर लें, मैं पीडीएफ में इसे डाल दूंगा। और इसी समय जो है ठेवले उरांव के नेतृत्व में जो है सनातन आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी समय यानी 1939 में जो है ठेवले उरांव के नेतृत्व में जो है सनातन आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। और दिसंबर 1939, यह भी डेट आप लोग याद रखिएगा, दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर आए और उन्होंने भी पृथक प्रांत के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। दिसंबर 1949 में जो है 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है जमशेदपुर आए और उन्होंने भी पृथक प्रांत के जो है प्रस्ताव को क्या किया? अस्वीकृत कर दिया और जयपाल सिंह मुंडा को कहे कि आप जो है कांग्रेस का जो है समर्थन करें। अब इसी समय क्या हुआ देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के पश्चात सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। और इसी समय क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है प्रांतीय मंत्रिमंडलीय कांग्रेसी सरकार जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसी उपलक्ष्य में जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। और मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया, इसका समर्थन जो है आदिवासी महासभा द्वारा भी किया गया, क्योंकि यह भी जो है इनसे गुस्सा थे कांग्रेस से। और युद्ध काल में जब यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, इसी काल में जो है जयपाल सिंह को रांची का चीफ वार्डन नियुक्त किया गया तथा ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार भी इन्हें नियुक्त किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। यह जो द्वितीय विश्व युद्ध का काल है, इसी समय जयपाल सिंह को रांची का चीफ वार्डन नियुक्त किया गया और साथ ही साथ ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार भी इन्हें नियुक्त किया गया। तो यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे प्रश्न बन सकते हैं कि जयपाल सिंह को रांची का चीफ वार्डन कब नियुक्त किया गया या किस विश्व युद्ध के दौरान नियुक्त किया गया? तो जवाब होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नियुक्त किया गया। फिर प्रश्न बनेगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जयपाल सिंह को किस बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आप लोगों का जवाब होगा ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया। 1940 में कांग्रेस सम्मेलन रामगढ़ में आयोजित किया गया और यहाँ भी जो है पृथक प्रांत के लिए जो है प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा इसे फिर से अस्वीकृत कर दिया गया। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1940 में जो है कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ? रामगढ़ में हुआ। और यहाँ पे भी कार्यकारिणी समिति द्वारा जो है पृथक प्रांत के प्रस्ताव को जो है अस्वीकृत कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया। 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रंगीब अहसान, यह नाम आप लोग याद रखिएगा। 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रंगीब अहसान ने एक सुझाव दिया। क्या था सुझाव देखते हैं, जिसके अनुसार बांग्लादेश और आदिविस्तान यानी कि छोटा नागपुर संथाल परगना जो है उसे ही आदिविस्तान कहा जा रहा है। यानी कि रंगीब अहसान के अनुसार जो है बांग्लादेश एवं आदिविस्तान को संयुक्त कर एक पृथक परिसंघ, मैं बोल रहा हूँ पृथक परिसंघ यानी बंगे इस्लाम
का सुझाव दिया गया कि ये दोनों को मिलाकर जो है बंगे इस्लाम बनाया जाए। और इसी समय जो है क्या हुआ, ये झारखंड आदिवासी महासभा जो है मुस्लिम लीग के समर्थक बन गए इसी के दौरान। लेकिन 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के पश्चात जो है आदिवासी महासभा ने मुस्लिम लीग का साथ छोड़ दिया। यहाँ तक तो मुस्लिम लीग के साथ थे आदिवासी महासभा, लेकिन 16 अगस्त 1946 में जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के पश्चात जो है आदिवासी महासभा ने मुस्लिम लीग का साथ छोड़ दिया। तो ये सब सारी चीज़ आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे और यहाँ पे आप लोग जो इसे नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। आगे मैं फिर और बताऊंगा कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1946 में जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। यह भी आप लोगों के लिए VVI हो जाता है, इसे आप लोग नोट डाउन करें कि 1946 में जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। प्रश्न बन सकता है कि जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य किस वर्ष निर्वाचित हुए, तो 1946 में निर्वाचित हुए। और संविधान सभा में सभा द्वारा जो है आदिवासियों के कल्याण के लिए एक उप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है, AB ठाकुर थे। और साथ ही साथ जयपाल सिंह को भी इसका सदस्य बनाया गया। यानी कि संविधान सभा में जो है यह सदस्य निर्वाचित हुए। उसके बाद जो है आदिवासियों के कल्याण के लिए जो है एक उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन है, AB ठाकुर है और साथ ही साथ जयपाल सिंह भी इसके सदस्य हैं। अब इसी समय होता है जस्टिन रिचर्ड द्वारा जो है 1948 में आदिवासियों तथा गैर आदिवासियों दोनों के लिए एक जो है संगठन बनाया जाता है, एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जस्टिन रिचर्ड द्वारा की गई। कब की गई, 1948 में की गई, ठीक है। और जस्टिन रिचर्ड द्वारा जो यह पार्टी बनाई गई, इसमें आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों वर्ग शामिल हो सकते थे। इसी के आधार पर जैसे जस्टिन रिचर्ड ने बनाया ना यूनाइटेड झारखंड पार्टी, और इसमें दोनों शामिल हो रहे हैं आदिवासी और गैर आदिवासी, तो इसी को आधार मानते हुए 1950 में 1950 में आदिवासी महासभा, अभी तक हम लोग जो आदिवासी महासभा पढ़ रहे हैं, आदिवासी महासभा के जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अब इस संगठन में गैर जनजातीय भी शामिल हो सकते हैं। और आदिवासी महासभा का नाम इसी समय परिवर्तित कर झारखंड पार्टी कर दिया गया और यह एक पूर्णतः राजनीतिक पार्टी बन गई। तो यह भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी किस वर्ष किया गया, तो 1950 में किया गया। कहाँ के अधिवेशन में किया गया, तो जमशेदपुर के अधिवेशन में इसका नाम परिवर्तित किया गया और झारखंड पार्टी कर दिया गया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि आदिवासी महासभा में गैर जनजातियों के प्रवेश को किस वर्ष लागू किया गया, तो 1950 में किया गया। कहाँ के अधिवेशन में, तो जमशेदपुर के अधिवेशन में। और इसके बाद इस पार्टी का नाम क्या हो गया, यानी आदिवासी महासभा का नाम क्या हो गया, झारखंड पार्टी हो गया। तो हम लोग ने अभी तक यहाँ तक देखा। अब अगले क्लास में हम लोग जो है झारखंड पार्टी से आगे की पार्टियों को जो है कवर करेंगे और डिटेल में उसे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास जो है मैं राज्य गठन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। अगला क्लास एंड हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। थैंक यू।